हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन दिस सेशन माय डियर फ्रेंड्स। एसुकॉम पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में 1773 से लेके भारत शासन अधिनियम 1935 तक जो भी प्रमुख अधिनियम आए हुए थे उनके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को देखा था, उनके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस को पढ़ना था। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंतर्गत हमें अभी एक एक्ट और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पढ़ना है। उसके पहले मैंने सोचा कि जो 1935 पर आधारित प्रश्न आया हुआ था यूपीएससी मेंस 2016 में, हम उसको सॉल्व करना चाहिए और बीच बीच में जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स पर जो भी प्रश्न आए हुए हैं हमको उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो देखिए, और मैं इंग्लिश मीडियम के बच्चों को कुछ कहना चाहूंगा, अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद इंग्लिश मीडियम देन यू कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट पर्टिकुलरली इन दिस सेशन बिकॉज आंसर राइटिंग इज नेसेसरी फॉर एवरीवन एंड इफ यू वॉच दिस लेक्चर देन यू कैन ऑल्सो गेट सम बेनिफिट फ्रॉम इट and you can learn many things about answer writing, and if you are in the initial stage then you can learn many things, definitely you can learn many things. So let's continue. तो दोस्तों, जो हमारी आंसर राइटिंग है, आज की हमारी चर्चा है, उस पर हम इस बात पर चर्चा करने नहीं जा रहे हैं कि अलग अलग विषयों में जनरल स्टडी की किस प्रकार से आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पर एक बुनियादी फॉर्मेट आपको बताऊंगा और पर्टिकुलरली हम इस क्वेश्चन की हम आंसर राइटिंग करेंगे। देखिए, जब आप मेंस में जब आप अपेयर होते हैं तो मैं सब बच्चे हालांकि जानते हैं, लेकिन मैं जो बच्चे इनिशियल स्टेज में या तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए बताना चाहूंगा। जब भी आप आईएएस का एग्जाम देते हैं तो आपको मेंस के एग्जाम में 9 पेपर, अभी फिलहाल का जो हमारा जो फॉर्मेट है उसमें 9 पेपर देने होते हैं। 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं हिंदी और इंग्लिश के, उसमें आपको 25% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 300 में से 75 अंक लाने होते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। और प्रतिवर्ष ऐसा होता है कि कुछ बच्चों का, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का इंग्लिश क्वालिफाई नहीं होता। हालांकि ऐसे कुछ बच्चे इंग्लिश में मिल जाते हैं जो हिंदी नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो बुनियादी स्तर पे आप अपनी थोड़ी सी इंग्लिश ही मजबूत करते चलें। वहां पर आपको एक 100 नंबर का ऐसे लिखना होता है, एक 75 मार्क्स का आपका अनसीन पैसेज आता है जिसमें से आपको छांट कर आंसर देने होते हैं, और 75 मार्क्स का 1/3 करके आपको प्रिसाइज राइटिंग आती है, और 50 मार्क्स की आपको ग्रामर आती है। उसमें से आपको 75 मार्क्स लाने होते हैं 300 में से। तो ये उसकी बात हो गई। जो आपके काउंटेबल स्कोर वाले पेपर होते हैं वो 7 पेपर होते हैं। एक आपको ऐसे का पेपर देना होता है, 4 जनरल स्टडी के पेपर और 2 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर। ये सभी पेपर 250 मार्क्स के होते हैं। फिलहाल का जो अभी यूपीएससी का ट्रेंड है उसमें जनरल स्टडी के एक पेपर में 20 क्वेश्चन आते हैं, और जब अभी जो है अभी 10 क्वेश्चन आते हैं 15 मार्क्स के, और 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के। तो अभी का जो फिलहाल जो 2016 का ट्रेंड था उसमें 12.5 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आते थे, 12.5 के। तो उस टाइम पे हमको मान के चलिए, अगर मैं आपको कॉपी का और टाइम इसका बताऊं, इनिशियल स्टेज में बच्चों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं। देखिए, ब्लैंक कॉपी यूपीएससी में आपको ब्लैंक पेपर में लिखना होता है, और जो कॉपी का साइज होता है, एक्चुअली जो कॉपी का साइज होता है, जो आपका प्रीलिम्स का पेपर होता है उसी को साइज की कॉपी होती है। उसी के जब मेंस का अगर आप किसी पेपर देखेंगे ओरिजिनल पेपर, तो उसी साइज का आपको मेंस का पेपर मिलेगा और उसी के नीचे कॉपी लगी होती है। तो कॉपी में क्या होता है कि दोनों साइड जो है लगभग 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस छूटा रहता है, और लगभग ऊपर नीचे 1 सेंटीमीटर। अब यूपीएससी का जो भी प्रीलिम्स का पेपर है उस हिसाब से इतना बना लें, और उसमें ब्लैंक पेपर में प्रैक्टिस के लिए आप प्रैक्टिस सीट जो भी खरीदें तो साइज की आप बना लें, उसमें प्रैक्टिस करें। ये हुई बुनियादी बातें। तो अगर हम वर्ड काउंट की बात करें तो देखिए, इसमें अगर हम 10 मिनट निकालते हैं, हालांकि इतना टाइम लगता नहीं है, जैसे वो फॉर्म फिलअप करवाने के लिए आते हैं जब आप मेंस के एग्जाम देते हैं, कुछ आपसे इन्फॉर्मेशन भरवाते हैं, साइन इन वगैरह करवाते हैं, थंब वंब लगवाते हैं। तो उसके बाद अगर हम 10 मिनट निकाल दें उसका, हालांकि वो 2-3-4 मिनट में हो जाता है, लेकिन फिर भी हम 10 मिनट काउंट करके चलते हैं कि आपको बीच में वाटर भी लेना पड़ सकता है। हालांकि आप वाटर रख सकते हैं, वहां पर वॉच पहन सकते हैं, मेंस के पेपर में कंपास बॉक्स भी रख सकते हैं, जो एसेंशियल चीजें जैसे पेंसिल वगैरह, डायग्राम्स वगैरह बनाने के लिए, स्केल वगैरह वो सब रख सकते हैं आप। तो वहां पर मान के चलिए 170 मिनट है आपके पास, और आपको 20 क्वेश्चन करने हैं। तो पर मिनट जो है पर क्वेश्चन की, इस जब हम 12.5 का आता है उस हिसाब से काउंट करें तो लगभग 8 मिनट, 8.5 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है। और अगर वर्ड काउंट करें तो लगभग 23.5 वर्ड पर मिनट, यानी कि लगभग आपको 24 से 25 वर्ड्स मिनिमम आपकी जो स्पीड है, इतनी आपकी आंसर राइटिंग स्पीड होनी चाहिए। अगर ज्यादा भी होती है तो वो आपके लिए फायदेमंद ही है। कुछ जगह आप ज्यादा लिख सकते हैं। अगर आपका ऑप्शनल लिटरेचर वगैरह है तो वहां बेसिकली बुनियादी तो डेफिनेटली आपको वहां पर थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको ज्यादा लिखें तो नंबर ज्यादा मिले, आपको क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर भी फोकस करना चाहिए। जो क्वांटिटी दी गई है कि 200 वर्ड्स में लिखना, तो आप उससे 10-20 क्वेश्चन, 10-20 वर्ड्स थोड़ा ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं।
उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आज जो पूछा गया उसका आंसर सही से दें। तो देखिए ये होता है, ऐसा ऐसा सिस्टम है। और जो भी आंसर राइटिंग का फॉर्मेट है हमारा, उसमें जितने भी पेपर हैं जनरल स्टडी के, उसमें हमको एक इंट्रोडक्शन लिखना होता है, इंट्रोडक्शन बॉडी। इंट्रोडक्शन हम बताते हैं कि जो भी पूछा गया उसके बारे में उसका थोड़ा सा परिचय देते हैं। बॉडी पार्ट में जो उसका मेंस जो क्वेश्चन में जो डिमांड है उसको एड्रेस करते हैं, और कंक्लूजन में उसका एक थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण से या जो भी उसका एसेंशियल सार है उस हिसाब से कंक्लूजन देते हैं। तो अलग अलग जो हमारे टॉपिक, जैसे आप अगर आर्ट एंड कल्चर की आंसर राइटिंग करेंगे तो उसमें किस तरीके का इंट्रो लिखना है, उसका फॉर्मेट अलग हुआ उस सेक्शन की डिमांड के अनुसार। जैसे अगर आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करेंगे तो वहां पर अलग होगा, इकोनॉमी का होगा तो वहां पर डेटा के थ्रू देना पड़ेगा। तो चीजें अलग अलग होती हैं, कोई डेफिनेट पैटर्न नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा वैल्यू एडिशन का क्रिएटिव बनाना होता है, और वो क्रिएटिविटी आपकी डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से आती है। धीरे 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 आप सीखते जाते हैं। अभी ज्यादातर बच्चे जो हिंदी मीडियम के होते हैं, वहां पर हमारा जो स्कूल वाला फॉर्मेट होता है, या अगर आपने किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की है तो वहां पर वो पैसिव स्टडी वाला होता है, जो पूछा गया आप उस पर ना जाके जो आता है आप वो सब लिख देते हैं। ऐसा नहीं है यूपीएससी में, आपसे जो पूछा गया है, सबसे टैलेंटेड जो देश के बच्चे हैं वो आपके साथ अपीयर हो रहे हैं, तो आपको वहां पर जो है उसी कॉम्पिटेंसी के साथ आपको फाइट करनी होती है, अदरवाइज आप पीछे हो जाते हैं। तो ये है हमारा फॉर्मेट। और जो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, ये मैंने बुनियादी चीजें कुछ आपको बताई। अगर आपके कुछ और भी सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मेंस से रिलेटेड, मेंस के आंसर राइटिंग से रिलेटेड। हो सकता है आने वाले समय में अगर डिमांड के अनुसार हम जो है एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो भी बना सकते हैं कि आपको कैसे प्रॉपरली आंसर राइटिंग करनी चाहिए अलग अलग सेगमेंट की। फिलहाल हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्योंकि हमने हमारा जो अभी सैटरडे का जो लेक्चर था, जो सैटरडे की जो हमारी चर्चा थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत शासन अधिनियम 1919 पर और भारत शासन अधिनियम 1935 पर। तो भारत शासन अधिनियम 1935 हमने हाल ही में पढ़ा है, तो उसके बीच पर हम क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न आपसे कहता है क्या भारत शासन अधिनियम 1935 ने भारत में एक परिसंघीय संविधान की नींव रख दी थी। देखिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से उनको बहुत सारे बच्चों को आइडिया होगा कि परिसंघीय संविधान से क्या आशय है, परिसंघीय संविधान क्या होता है। लेकिन अभी मैं आपको बुनियादी तौर पर बता देता हूं। हो सकता है आप में से जो बच्चे बहुत ही शुरुआती स्तर पे हैं वो थोड़ा सा उसमें जटिलता अनुभव करें, क्योंकि इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपके पास दो चीजें पता होना चाहिए। एक तो भारत शासन अधिनियम 1935 के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन पता होने चाहिए, और परिसंघीय संविधान निर्धारित कर दिया था। इसने यहां संविधान की बात नहीं की है दोस्तों, परिसंघीय संविधान की बात की है। एक मिनट, यहां पर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है। आने वाले समय में हमारे जो कुछ चर्चाओं के बाद जब हम भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ेंगे तब हम वहां पर इन शब्दों का मीनिंग देखेंगे, परिसंघीय संविधान क्या है। लेकिन अभी जैसे आपको इसका आंसर लिखना है तो आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रोविजन और परिसंघीय संविधान। अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं परिसंघीय संविधान से क्या आशय है। देखिए अगर एक ही जो सीमित भूभाग है, मान के चलिए ये भूभाग है और यहां पर अलग अलग स्तर की गवर्नमेंट सिस्टम के फॉर्मेट, जैसे कि हमने उस दिन देखा था। यहां पर मान के चलिए आप सेंट्रल गवर्नमेंट है, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर यहां पर स्टेट गवर्नमेंट है अलग अलग। तो एक ही भूभाग के क्षेत्र में अगर दो स्तर की सरकारें कंट्रोल करती है, एक ही भूभाग को दो स्तर की सरकारें नियंत्रित करती हैं, तो वो एक प्रकार से परिसंघीय सिस्टम कहलाया जाता है। और यहाँ पर प्रश्न बात करता है कि क्या परिसंघीय, तो ऐसी व्यवस्थाएं जिसमें संविधान में होंगी उसे हम परिसंघीय संविधान कह सकते हैं। ठीक है, समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर आप ऐसे भी लिखेंगे चलेगा। और देखिए आईएएस मेंस में ऐसा नहीं होता है कि आप जो भी आप आंसर लिखते हैं कि आप जो याद करके गए हैं जरूरी वही लिखें। ये एक ऐसा एग्जाम है, आप जितनी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, जो कुछ भी आपने सीखा है बचपन से लेके, वो सब कुछ यूटिलाइज कर सकते हैं। आप अपनी बनी बनाई डेफिनेशन अपनी तुरंत बना के भी लिख सकते हैं, जैसे ग्लोबलाइजेशन है, बहुत सारी इश्यूज पर। लेकिन अगर चीजों को आप पहले से बेहतर से अगर तैयार करते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है वहां पर लिखने का, और बस आपको कलम उठा के सीधे लिखना होता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो बहुत कम समय होता है, लिखना होता है।
हालांकि धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से आ जाता है, बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। तो यहाँ पर परिसंघीय संविधान ये बात करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब इस प्रश्न को आंसर राइटिंग देखिए स्टार्ट करने के, चूंकि ये क्या है, एक आसान प्रश्न है, मैं कहूंगा इसे एक प्रकार का आसान प्रश्न है, क्योंकि अगर आपने एक्ट के प्रोविजन अगर आपको याद है, उसी के बेस पर परिसंघीय संविधान आप जानते हैं। अगर आप प्रीलिम्स के लेवल तक पहुंचते हैं या आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं, जैसे एम लक्ष्मीकांत किताब उसको अच्छे से पढ़ते हैं, तो बुनियादी तौर बेसिकली आपको परिसंघीय संविधान के बारे में पता होगा। तो इन दोनों को मिलाकर आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं, बस आपको परिसंघीय संविधान का मीनिंग पता हो और इसके प्रोविजन पता हो। तो देखिए इंट्रोडक्शन में यहाँ पर यह है, या तो हम यहाँ पर सीधे लिखें, यहाँ पर दो तरीके, या तो आप यहाँ पर परिसंघीय संविधान को परिभाषित कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते हैं तो अगर आप यहाँ पर परिसंघीय संविधान प्रॉपर दोस्तों, अगर आप सब हेडिंग्स वगैरह के थ्रू आंसर लिखेंगे तो वही ज्यादा अच्छा इंप्रेशन आता है, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है या कोई भी पढ़ने वाला है, जो भी एग्जामिनर पढ़ रहा है या कॉपी चेक करने वाला है, उसको सिस्टमैटिक चीजें मिल जाती हैं। कई बार क्या होता है, हिंदी मीडियम में ज्यादातर बच्चे जो होते हैं वो वहां पर पैसिव राइटिंग मस्के रहते हैं, यहाँ से लेके मतलब स्कूल जैसा सिस्टम चल रहा है, बिल्कुल भरे पड़े हैं, पेज भरे पड़े हैं, तो पता चला ढूंढने मिल नहीं पा रहा हो, जो आ रहा है वो सब आपने लिख दिया है, तो वो सब कचरा हो जाता है काम। हमको वैसा नहीं करना है। हेडिंग में या तो आप ये लिख लें, हालांकि एक दूसरा तरीका इसमें ये हो सकता है कि जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप बताएं, एक तरीका ये है कि भारत सरकार अधिनियम, इसका एक्ट से शुरू करें। आप बताएं कि जो भारत सरकार अधिनियम 1935 में है, उसका भारतीय संविधान में एक व्यापक प्रभाव है, लगभग 2/3 हिस्सा जो है उससे लिया गया है, और उसमें हमें कुछ परिसंघीय प्रवृत्तियां भी देखने मिलती हैं। और फिर परिसंघीय प्रवृत्तियां देखने मिलती हैं, यहां तक आपने है तक किया, और यहां से फिर आपने बॉडी में आ गए, आप यहां से फिर पॉइंट आपने पॉइंट बना के यहां से लिखना शुरू कर देंगे आप अलग अलग पॉइंट। एक तरीका और ये हो सकता है इसी में। तो देखिए यहाँ पर वैरायटी है। जनरल स्टडी में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिविटी नहीं है कि आपको केवल वैसा ही लिखना है, जो कॉपी चेक करने वाला है वो किसी आपकी कॉपी से मिलाएगा। यहाँ पर आपके पास सब्जेक्टिविटी है, यानी कि आपके पास ये दायरा है कि आप अपने हिसाब से थोड़ा सा अपने हिसाब से थोड़ा सा उसको जो है मोल्ड भी कर सकते हैं आंसर। एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर ये भी बताएं कि भारत शासन अधिनियम जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो रिफॉर्म की प्रक्रिया 1857 के बाद से शुरू हुई थी, उसका एक प्रकार से समग्र सार था, या हमारे स्वतंत्रता संघर्ष का एक समग्र सार था, और जिसने भारतीय संविधान को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, जिसमें से परिसंघीय संविधान के तौर पर भी इसका एक प्रमुख इसका विशिष्ट योगदान है, या इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। और इस तरीके से आप 1857 के बाद जो रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू हुई थी, वहां से लेके आप 1935 तक के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में, ये जो इंट्रो आपका होना चाहिए दोस्तों, ये मुश्किल से 3 से 4 लाइनों में, या 2 से 3 लाइनों, 2 से 4 लाइनों में, क्योंकि देखिए अगर आप एक लाइन में अगर आप 5 वर्ड्स भी लिखेंगे तो आपके वर्ड्स हो जाएंगे यहाँ पर 15 से लेकर 20। फिर अगर आपको इतने कंक्लूजन में लिखना रहेगा तो आपके वर्ड्स हो जाएंगे यहाँ पर 3 से 4 लाइन मान के चलता हूं मैं, वो 5 वर्ड्स पर लाइन मान रहा हूं, यहाँ पर 5 वर्ड्स पर लाइन। ठीक है, याद रखिए इसको थोड़ा समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर अगर आप अपना कंक्लूजन भी लिखेंगे तो 15 से 20 वर्ड्स यहां हो जाएंगे आपके। अब देखिए अगर 15 अगर आपने 4 लाइन में लिख दिया तो लगभग 40 वर्ड्स इसमें निकल गए आपके। अब 160 वर्ड्स में आपको बॉडी पार्ट लिखना है, वर्ड काउंटिंग। देखिए कई बार क्या है, बोला जाता है कि आप वो बनाइए, फैक्टर बनाइए, तो वो आपको अपनी प्रैक्टिस से लाना होगा। किसी भी कोचिंग्स में आप पढ़ लें, कहीं भी पढ़ लें, आपको कुछ भी आंसर मिल जाएंगे। ऐसे बहुत सारे अगर आपको सॉल्व पेपर भी मिल जाएंगे तो वहां पर एक डेफिनेट स्ट्रक्चर दिया होगा आंसर राइटिंग का। उनने एक थ्योरिकल एक प्रकार से एक बुक फॉर्मेट में उन्होंने आंसर लिख दिए जो प्रश्न का आंसर है, लेकिन जो वैल्यू एडिशन है, जो क्रिएटिव आंसर बनाना है, ये आपके अपने हाथों में होता है कि आप उसे कितना क्रिएटिव बना पाएंगे। तो इसलिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर डेली आंसर राइटिंग के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम भी चालू किया है, और उसके लिए प्रॉपर गाइडेंस के लिए तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जा सकते हैं और वहां पर आपको उसका एडवर्टाइज मिल जाएगा,
तो वहां से आप देख के कॉल कर सकते हैं, वहां पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ये नीचे मेरी आईडी टेलीग्राम पर जो मेरा अकाउंट का आईडी दिया है वहां से, तो मैं डेली मेंस के आंसर राइटिंग के 2 क्वेश्चन की मेंस के आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ। और हिंदी मीडियम में ज्यादातर बच्चों के साथ होता है कि प्रॉपर रिव्यू वगैरह नहीं मिल पाता है, तो वो समस्या के लिए ताकि आपकी डेली अगर आप आंसर राइटिंग करेंगे तब एक बेहतर प्रैक्टिस बन पाएगी। फिर बाद में आपको टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि आप उससे होलिस्टिक जो टाइम मैनेजमेंट है और ओवरऑल पेपर को कैसे मैनेज करना है वो सीखते हैं। लेकिन डेली आंसर राइटिंग का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। फिर मान के चलिए यहां पर आपने 40 वर्ड्स निकाल दिए, 20 वर्ड्स निकाल दिए, 20 वर्ड्स आपने यहां निकाल दिए। अब आपको लिखने हैं 160 यहां, और देखिए थोड़ा बहुत कम ज्यादा भी हो सकते हैं, थोड़ा एक ये एवरेज है, ये ऐसा डेफिनेट नहीं है, ये एवरेज है। तो इसके बाद 160 आपको लिखने, हमने इंट्रो का यहां से आप शुरुआत कर दी, यहां से कर दी, ये एक अलग तरीका है। हालांकि अगर आप इसको यहां नहीं लिख सकते और ये इन दोनों में से एक तरीका लिख सकते हैं, तो इसको हम क्रिएटिव तौर पे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न जो है वो परिसंघीय संविधान के बारे में नहीं है, बल्कि परिसंघीय संविधान उसकी जो प्रोविजन थे उनके बारे में, जो परिसंघीय प्रोविजन थे। तो या तो आप आंसर लिखते लिखते यहाँ साइड में एक कॉलम बनाए, ऐसा थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाएगा, ये बॉक्स बना दें आप, इस तरीके को एक बॉक्स बनाए, और यहां पर जो है आपका एफसी है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में आप लिख दें कि एक ही भूभाग को अगर 2 स्तर की सरकारों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है तो उसे परिसंघीय व्यवस्था कहा जाता है। बस इतना भी लिख देंगे तो थोड़ा सा आप दूसरों के कंपैरिजन में, अभी हम जो प्रोविजन की आंसर राइटिंग करने वाले हैं कि आगे कैसे लिखेंगे बॉडी पार्ट और कंक्लूजन पार्ट, और अगर सब भी वही लिखते हो, आप थोड़ा सा ये बना देते हो, आप थोड़ी सी एज की स्थिति में जाते हैं। आप अपनी तरीके से भी थोड़ा सा उपयोग कर सकते हैं कि और कैसे क्रिएटिव पार्ट में इसको यूज करें। अब देखिए हमने इंट्रो लिख दिया, अब हम आते हैं इसके बॉडी पार्ट में, ये यहां से ये हो गया, अब हम इसमें आ गए बॉडी पार्ट में। तो देखिए मैंने आपको जो पढ़ाया था ये यहां पर लिखा हुआ है, इसके बेस में आप ये मान के चलिए आप केवल इतना ही जानते हैं। और बहुत सारे दोस्तों यूपीएससी में हमेशा ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की नहीं, आपको ऑप्टिमम पढ़ने की जरूरत है, जितने में आप आंसर लिख सकें। जब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आपकी बन जाएगी तो आप बखूबी आंसर लिखने लगेंगे धीरे धीरे। तो आपको बहुत ज्यादा कंटेंट का फोकस नहीं करना है कि अब आप ये क्वेश्चन आया तो आप किसी एक्ट को जाकर इंटरनेट में सर्च करने लगे, उसके बहुत सारे प्रोविजन पढ़े। हाँ, अगर किसी की चीज के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है और अगर आपको लगता है कि उसमें क्वेश्चन पूछा सकता है या पहले पूछा गया है तो आप देख लीजिए। और बाकी जो है अभी हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें हमने पढ़ा था। और इसके बाद हम एक तरीके ये भी देखेंगे, अगर आपके पास ये भी पता नहीं है तो भी आप आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको पता होने के हिसाब से अपन आंसर राइटिंग इसकी बॉडी लिखते हैं, इसका जो मुख्य भाग है आंसर का। यहां पर देखिए हमने फेडरल पढ़ा था, फेडरल, डुअल, और यहां पर स्टेबलाइज और डुअल लेजिस्लेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव और 3 ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात मतलब क्या था कि यहाँ पर भारत में एक संघीय की स्थापना की बात की गई थी, संविधान में संघ की स्थापना की बात की थी, जिसमें कि भारत में जो जितने भी ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र हैं और जो रियासतें हैं उन सभी को मिलाकर एक परिसंघीय संघ का निर्माण करना था। और संघ में क्या था कि अलग अलग विषयों को विभाजित किया गया था, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में। फिर उसके बाद हमने देखा, हालांकि यह कभी अस्तित्व में नहीं आया था, हमने ये पढ़ा था। इसमें क्या था कि जो डुअल शासन, द्वैध शासन प्रणाली स्टार्ट हुई थी 1919 के अधिनियम के माध्यम से। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू जो है आपका डुअल गवर्नमेंट। तो इसमें जो 1929 का दोस्तों, जो 1935 का चार्टर, 1935 का भारत शासन अधिनियम है, उसमें से हटा दिया गया था, डिस्टेबलाइज, और सेंटर के लेवल में स्टेबलाइज कर दिया गया था, स्थापित कर दिया गया था। और डुअल लेजिस्लेशन की हमने बात की थी कि जो 6 जो हमारे प्रांत थे उनमें जो 3 तो पहले में ही कर दिया गया था। 3 में 1866 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा, बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बिहार में। उसके अलावा असम में, मद्रास में, मुंबई में भी जो है डुअल लेजिस्लेशन की शुरुआत हुई थी, जो विधान परिषद है उसकी शुरुआत हुई थी। और जो पॉजिटिव ये था कि इसमें थोड़ा मताधिकार का विस्तार करके 10% लोगों को मताधिकार दिया गया था। लेकिन नेगेटिव में क्या है कि महिलाओं के लिए, दलितों के लिए, उन सभी वर्गों के लिए जो है सांप्रदायिक निर्वाचन का विभाजन किया गया था, यानी कि फूट डालो वाली राज करो नीति उस समय के हिसाब से
वर्गीय हितों को ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा था। और जो फिर यहाँ पर 3 ऑर्गेनाइजेशन थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, और उसके अलावा फेडरल कोर्ट की बात की गई थी, और उसके अलावा यूपीएससी एसपीएससी वगैरह की बात की गई थी। और फिर वहां पर इंडियन जो वो थी स्टेट काउंसिल जो थी, जो 1857 के अधिनियम के बाद बनाई गई थी, उसे समाप्त कर दिया गया था, आईएएस जो था। तो ये जो प्रोविजन थे, अब इसकी बेस पर अगर हम आंसर राइटिंग करें तो देखिए हमने जैसे यहाँ पर लिखा था कि भारत शासन अधिनियम जो है 1857 का जो रिफॉर्म की प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसमें से एक अंतिम एक सार के रूप में, स्वतंत्र संघर्ष के एक सार के रूप में था, जिसका भारतीय संविधान पर व्यापक प्रभाव है। और परिसंघीय संविधान भी निर्धारित करने में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है या करता है। और उसके बाद करता है क्या, अब निम्नलिखित तरीके से करता है, ये सब बातों में नहीं जाना है आपने, अपन ने वहां कर दिया। उसके बाद 2 ऐसे अपन ने ये रख दिए बिंदी। उसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं इसकी आंसर राइटिंग। तो देखिए अब अपन हेडिंग के थ्रू चलें। परिसंघीय संघीय केंद्र। तो सबसे पहले आपको लिखना है इसमें कि इस अधिनियम ने क्या किया था कि भारत में प्रांतों को, राज्यों को, सबको मिला के एक परिसंघीय क्षेत्र, परिसंघीय केंद्र यानी परिसंघीय बनाए जाने की, यानी कि फेडरल यूनियन स्थापित की जाने की इसने वो की थी। और वही संविधान, उसी के नेतृत्व में भारत के राष्ट्रपति के उसमें वही आज भी हमारे यहाँ पर निर्माण किया गया है जिसका। तो आपको ऐसे 2 लाइनों में बहुत ही संक्षिप्त में आपको लिखना है कि इसमें परिसंघीय संविधान की बात की गई थी, वही भारतीय संविधान में अभी अपनाया गया। ये हो गया। फिर दूसरा आपको शक्तियों का हेडिंग दे देके आपको लिखना है यहाँ पर शक्तियों का विभाजन। जैसे कि आप इसमें लिख सकते हैं कि वहां पर 3 अनुसूचियों का वर्गीकरण किया गया था, बस संक्षिप्त में लिखिए। उसके बाद यहां पर लिखिए आप केंद्र सूची, केंद्र सूची। अब देखिए, अब जब आप पॉलिटी आने वाले पढ़ने में समय पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि जो इन्फॉर्मेशन आपको पता है उसी के हिसाब से आंसर लिखना है। अब केंद्र सूची में कौन कौन से विषय होंगे तो आप कुछ उदाहरण के तौर पर भी ले सकते हैं। जैसे क्या है, एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि विदेशी मामले, राष्ट्रीय सुरक्षा या सुरक्षा, संचार। तो जो ऐसे हैं, आपने कहीं से भी पढ़ा था, आपने लिख दिया इत्यादि विधि से, ये हो गया। आपने एक कदम फिर से आगे बढ़ गए, यहां पर आपका वैल्यूएशन हो गया। फिर यहां पर राज्य सूची, जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, यहां पर आपने एजुकेशन। अब देखिए ये पता नहीं आपको रहे होंगे नहीं रहे होंगे, लेकिन स्वाभाविक सी बात है, आज भी थी और ये मुद्दे ऐसे हैं कि आप ले सकते हैं, एक ही लिख दीजिए। तो इसके बाद क्या है, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची है कॉन्करेंट लिस्ट, तो उसमें लिख दीजिए आप। तो शक्तियों का विभाजन हो गया या विषयों का विभाजन, तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि शक्तियों का विभाजन जो है केंद्र की सरकार और प्रांतीय सरकारों के बीच में किया गया था और वही भारतीय संविधान में अपनाया गया है। हर किसी में आप मत लिखिए, एक आध 2 प्रोविजन में कि यह भारतीय संविधान में है, और या इतने बहुत ही संक्षिप्त में, वही आपको तरीका विकसित करना है कैसे आप अपनी संक्षिप्त में चीजें विस्तार को चीजें भर सकते हो, बता सकते हैं बहुत ही सावधान तरीके से। फिर यहां पर अगर हम आ जाए तीसरे स्तर पर, हमने देखा फेडरल वाले प्रोविजन से हमने 2 प्रोविजन लिख दिए। तीसरे प्रोविजन में आ जाए हमने कि यहाँ पर जो है प्रांतों में जो है देश शासन एस्टैब्लिश करके उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी। आप यहां पर लिख और हेडिंग डालिए उत्तरदायी सरकार कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। और दोस्तों जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको आपको अंडरलाइन या
उसमें जो है आपको अंडरलाइन भी करना होता है, थोड़ा हाईलाइट करने के लिए, दिखने के लिए। और तो उत्तरदायी सरकार आप यहाँ पर लिखिए कि भारत सरकार इस अधिनियम के माध्यम से प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई थी और उसी को हमारे स्वतंत्रता के, देखिए ये, और उसी को भारतीय संविधान में भी अपनाया गया है। एक प्रोविजन आपका ये हो गया। उसके बाद हम देखिए यहाँ स्टेब्लिश, यहाँ कोई प्रोविजन के नहीं है हमारे पास। फिर अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें, यहाँ पर आ जाते हैं हम कि जो था द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी। द्विसदनीय विधायिका, या ये हो गई। तो यहां पर क्या था, देखिए द्विसदनीय विधायिका जैसे राज्यसभा और लोकसभा की स्थापना वहां पर की गई थी और वही प्रक्रिया हमारे भारतीय संविधान में भी अपनाया गया है। और राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए वह भी एक प्रावधान जो था परिसंघीय संविधान के निर्धारित करता है। तो आप इतना भी लिख देंगे कि दो द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की गई थी, वही प्रणाली इसमें भी है। राज्यों का केंद्र प्रतिनिधित्व होता है, सामने वाला समझ जाएगा। ये हो गया पॉइंट, 4 पॉइंट हो गया आपकी। अब हम अगर 5वें पॉइंट में आए तो यहां पर आप लिख सकते हैं संस्थागत व्यवस्था, संस्थागत परिसंघीय व्यवस्था। हेडिंग संस्थागत परिसंघीय व्यवस्था। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इन सबकी हेडिंग इंग्लिश में डालिए। यहां पर फेडरल यूनियन, यहां पर शक्तियों का विभाजन, तो आप यहाँ एक पावर डिस्ट्रीब्यूशन या सेपरेशन ऑफ पावर नहीं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन आप लिखिए क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच में बात आ गई है। और यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो गया, ये हो गया द्विसदनीय विधायिका की जगह आपका बाइकैमरल लेजिस्लेचर। और यहाँ पर संस्थागत परिसंघीय व्यवस्था, इंस्टीट्यूशनल फेडरल सिस्टम। तो यहाँ पर क्या था, इंस्टीट्यूशनल फेडरल सिस्टम। तो आप यहाँ पर 1 पॉइंट दीजिए इसके अंदर में। तो देखिए यहाँ पर क्या किया गया था कि यूपीएससी एसएसपीएससी यानी कि केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग बनाए गए थे। यूपीएससी एसपीएससी। अब देखिए अगर ये यूनिटरी सिस्टम होता हमारे देश का तो यूपीएससी बस केवल बनाया जाता, लेकिन परिसंघीय व्यवस्था दोनों के लिए बनाया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है परिसंघीय दृष्टिकोण के हिसाब से। दूसरा, देश की मुद्रा एवं साख के लिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं, यहाँ रिजर्व बैंक का भी आप जिक्र कर सकते हैं, रिजर्व बैंक का भी। और ये लिख सकते हैं कि वो राज्यों के लिए भी, हालांकि अभी जो वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी परिसंघीय देश की व्यवस्था के तौर पर, और वर्तमान में राज्य सरकारों के लिए भी जो अपन स्वायत्तता तरीका से वहां से ऋण ले सकते हैं, उसके माध्यम से ऋण ले सकते हैं। तो ये आप लिख के थोड़ा सा बताना है आपको चीजें अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी। तो उसमें अगर आप कोई भी आर्ग्यूमेंट दे सके उसके फेवर में आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं तो चल जाए। एक चीज और यहाँ पर अगर आप ये प्रोविजन नहीं भी जोड़ना तो हटा भी सकते हैं। आप फेडरल कोर्ट की बात कर लीजिए कि भारतीय संविधान में एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी। हाल ही में ये हमारे यहाँ भी अभी, हालांकि संविधान में हमारे जो है एकीकृत न्यायपालिका की स्थापना की गई। बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाना, संक्षिप्त में बताना है। वही प्रणाली अपनाई गई है। अगर राज्यों के बीच में विवाद होता है, राज्य केंद्र के बीच में, तो अभी फेडरल कोर्ट यानी कि जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है जो दिल्ली में स्थान वाली है, उसी को अपनाया गया था, उसे जा सकते हैं। तो ऐसे करके आप ये प्रोविजन दे सकते हैं और इस हिसाब से आप एक ठीक ठाक आंसर आपने बनाने की स्थिति में आ गए हैं। और इतना आप लिखेंगे, 2-2, 3-3 लाइनें भी लिखेंगे तो आपके वर्ड्स जो है यहाँ पर एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको जोड़ना चाहते हैं, और ये हो गया, फिर हम पहले कंक्लूजन की बात करते हैं, फिर हम और अलग तरीके से कैसे इसका आंसर लिख सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। अब मैं इसको हटा देता हूं। फेडरल कोर्ट यानी संघीय न्यायालय। अब देखिए निष्कर्ष की बात आ जाती है दोस्तों, निष्कर्ष। तो हम यहाँ पर कंक्लूजन क्या लिखेंगे,
देखिए ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है तो प्रेजेंट की कोई प्रॉब्लम्स पे आया हो जिसमें हम कोई फ्यूचर ओरिएंटेड लिखें। ये हिस्ट्री में आया हुआ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के डेवलपमेंट से रिलेटेड एक प्रश्न आया हुआ है, तो इसको हम कैसे क्रिएटिव कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए जब भी मैं आपसे कहूंगा कि जो आईएएस का जो नोटिफिकेशन आता है आप उसमें जाइए, उसमें जो सिलेबस दिया हो उसको पढ़िए, उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखी हुई है कि आपको मेंस की आंसर राइटिंग जो है वो आपसे केवल नॉलेज का स्तर या आपकी इन्फॉर्मेशन सूचना का भंडार बस नहीं जानना चाहते हैं, आपकी जो व्यापक समझ है चीजों को लेकर उनको जानना चाहते हैं। दूसरी बात इसके लिए कोई स्पेशल ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी ऐसा लिखता है लेकिन ऐसी बात है नहीं है, क्योंकि हम बगैर पढ़े लिखे उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते, तो विशेष ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यूपीएससी से लिखता है आपके आंसर लॉजिकल, बैलेंस, संतुलित इस प्रकार से वही सब होना चाहिए। तो चूंकि हमने यहाँ पर ये बात तो कर दी जो पूछा गया था, लेकिन हम इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट में नेगेटिव लिखने की तो हमारे पास कुछ है नहीं। अगर आपके पास टाइम बचता है, इसके पास समय, तो फिर आप इसमें लिख सकते हैं यद्यपि भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ये समूह प्रावधान किए थे, लेकिन ना तो ऐसे फेडरल संविधान को जो है कभी उसका क्रियान्वयन किया जा सका, ठीक है। और वहां पर जो शक्तियों का विभाजन भी किया गया था केंद्र के स्तर पर, आप बहुत सारी कमियां भी बता सकते हैं कि ना तो वैसी चीज में स्थापित किया गया था। यहाँ पर अगर आपके पास टाइम है तो यहाँ बचे, नहीं तो फिर आपको यहाँ पर कंक्लूजन में आप क्या होता है, कई बार समय कम होता है तो कंक्लूजन में आप चीजों को हेडिंग लिख के भी बच सकते हैं। जैसे बहुत सारे कारण थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं लिख पाए तो आपने उनकी कमियों को यहाँ गिनाते हुए यहाँ पर कंक्लूजन लिख दिया। तो यहाँ पर जो कंक्लूजन है एक तरीका दोस्तों, पहले इसको कंप्लीट करते फिर मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि हालांकि ऐसा परिसंघीय संविधान कभी अस्तित्व में नहीं आया, वहां पर शक्तियां जो थी वहां पर उनको दे दी गई थी, जो उस समय वायसराय थे उनको दी गई थी, उत्तरदायी सरकार प्रांतों में तो की गई थी, हालांकि उसे दो साल ही वो चल सकी 1937 से 35 से 37 तक, उसके 37 से 39 तक, 35 से 37 तक, सॉरी या 39 तक, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ मैं। तो वहां पर जो है प्रांतीय सरकार उस तक चली थी, केवल 2 वर्ष चली थी, आप उतना भी लिख दीजिए। देखिए एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है बहुत सारी चीजों, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लिखिए, क्लोज लिखिए। यूपीएससी में कुछ चीजों में आपको क्लियर पता होना चाहिए, जैसे मान लो कोई चीज का डेटा है कि 16% है, बहुत सारा है, कुछ ऐसा है तो उसमें लिखिए। लेकिन बहुत सारी चीजों में आप लगभग लिख सकते हैं, लगभग 10 से 15%, 14%, 13%, लगभग इतने, लगभग इतने, ऐसे में अपना काम चल पड़ता है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारा हम याद भी नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती जब आप मेंस में अपियर होने वाले होते हैं, विशेष तौर पे आपको बहुत सारा हो जाता है और आपको सुबह शाम पेपर देने होते हैं, आपके पास इतना भी टाइम नहीं होता कि आप रिवाइज कर सकते। तो इसलिए बताया यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हालांकि ये जो उत्तरदायी सरकार थी 2 साल की व्यवस्था चल सकी, हमारे यहाँ बहुत सारी जो है अभी विधान परिषद हटा दी गई, उनकी महत्व नहीं है, ये सब। तो ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं बहुत सारी जो संघीय व्यवस्था की और भी जो बुनियादी चीजें हैं, जैसे हाल में नीति आयोग वाला है या कुछ भी चीजें हैं, कुछ भी ऐसे, मतलब जो भी आपको लगता है आपने कंटेम्प्रेरी पढ़ा है जो भी है, लेकिन लॉजिकल होना चाहिए, अननेसेसरी नहीं। तो उन सब में भी जो है यह जो है संविधान ने इसने जरूर प्रावधान दिए थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसने संपूर्ण तौर पर रखा, संपूर्ण तौर पर भारत परिसंघीय संविधान की स्थापना की। असल में जो भारतीय परिसंघीय संविधान की स्थापना भारतीय संविधान के माध्यम से की गई है, जो अक्षरशः अपने लेटर एंड स्पिरिट में की गई। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, क्योंकि आपको भारतीय संविधान को ग्लोरीफाई करना है, ना कि इस एक्ट को ग्लोरीफाई करना है जो ब्रिटिशर्स के समय पर आया था। तो ये सब कमियां बता के आप लिखिए, यद्यपि ये सब था, लेकिन इसके बाद जो है असल में जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के माध्यम से की गई है। आप इसी आंसर में क्या है, क्रिएशन के लिए, थोड़ा वैल्यूडेशन के लिए आप यहाँ पर एक कॉलम बना के, यहाँ पर आपको इस वाले पेपर में आपको मेरे हिसाब से 2.5 पेज मिलने चाहिए, यहाँ पर लिख दीजिए और ये आपका पेज हो गया, ऐसे मान लीजिए। ये छोटा है, मैंने छोटा बनाया है, लेकिन आप इसको थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर थोड़ा सा साइड में या दूसरे पेज में आप यहाँ पर, या ऐसे आपको कुछ जगह डायग्राम मैप्स वगैरह भी बनाने पड़ते हैं आवश्यकता अनुसार। तो इस करके आपको इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक तरीका ये होगा।